भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। एक ऐसी जनगणना जो सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करेगी, बल्कि हमारे देश के भविष्य की नींव रखेगी। जी हाँ, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की राह में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब होगा कैसे। ये कोई मामूली गिनती तो है नहीं, बल्कि एक ऐसा विजनरी प्रोजेक्ट है जो डेटा के दम पर राष्ट्र निर्माण को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो चलिए इस डिजिटल क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये कागज से डिजिटल तक का सफर आखिर तय कैसे होगा। देखिए, इस पूरी कवायद का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए एक ठोस डेटा ड्रिवन फाउंडेशन तैयार करना। और यही डेटा आने वाले 2 दशकों तक हमारी नीतियों को दिशा देगा और विकास को सही मायनों में गति देगा। और इस मिशन के आप कह सकते हैं 2 चेहरे हैं, 2 प्रतीक हैं, प्रगति और विकास। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो 2 स्तंभ हैं जिन पर ये पूरी जनगणना टिकी है। और ये दिखाते हैं कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बिल्कुल बराबर है। तो सवाल ये है कि प्रगति और विकास में फर्क क्या है। देखिए, प्रगति का फोकस है लोगों से जुड़ाव, सिटीजन फ्रेंडली एंगेजमेंट पर और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर, मतलब जनगणना को आसान और सबके लिए बनाना। वहीं दूसरी तरफ विकास का केंद्र है राष्ट्र निर्माण और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ताकि डेटा के जरिए देश की तरक्की को रफ्तार मिल सके। तो एक तरफ है सामाजिक समावेश और दूसरी तरफ है तकनीकी ढांचा। अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जो इस जनगणना को सच में ऐतिहासिक बना रहा है। सोचिए, हम कागजी कार्यवाही के एक पूरे युग को पीछे छोड़कर भारत की पहली 100% डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, कागज की फाइलों के वो बड़े बड़े ढेर अब उनकी जगह लेगा एक सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये डेटा जमा करने और उसे समझने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और हाँ, इससे समय और संसाधनों की जो बचत होगी वो तो है ही। वैसे इस जनगणना का एक मजबूत ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार भी है। आपको पता है, 1931 में आखिरी बार एक कॉम्प्रिहेंसिव जातिगत जनगणना हुई थी। फिर तो एक फीस साइज 2021 वाली जनगणना तो महामारी की वजह से हो नहीं पाई, और इसी वजह से 2027 की ये जनगणना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पहली डिजिटल जनगणना ही नहीं होगी, बल्कि इसमें सभी समुदायों की एक व्यापक जातिगत गिनती भी शामिल होगी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इतने बड़े पैमाने पर यह डिजिटल काम आखिर होगा कैसे। चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, भारत की भौगोलिक और जलवायु की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसे 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा बर्फीले इलाकों में, जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। और फिर इसके बाद दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से देश के बाकी हिस्सों में शुरू कर दिया जाएगा। तो डेटा इकट्ठा कैसे होगा? ये पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल है। जो प्रगणक हैं यानी एन्यूमरेटर्स, वो एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, हम सबके लिए भी एक ऑप्शन होगा, एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, जहां हम खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल मैनेजमेंट डैशबोर्ड पर आएगा, जिसकी रियल टाइम में निगरानी होगी और इसे एक सुरक्षित क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा। तो आखिर किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जा रही है? इसमें हमारे व्यक्तिगत जानकारी तो होगी ही, जैसे उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, साथ ही आवास और जीवन स्तर, मतलब घर कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब भी। इसके अलावा माइग्रेशन पैटर्न, यानी कौन कहां से आकर कहां बस रहा है। और हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया, सभी समुदायों की व्यापक जातिगत गिनती भी इसका एक अहम हिस्सा होगी। ये सारा डेटा शहरीकरण और लेबर मोबिलिटी जैसे जरूरी मुद्दों को समझने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब प्रक्रिया से आगे बढ़कर इसके असर को समझते हैं। आखिर ये सारा डेटा इकट्ठा करना सरकार के लिए, शासन के लिए इतना जरूरी क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इसका हम जैसे आम नागरिकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसे पॉलिसी फ्लाईव्हील का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, जब सरकार के पास एकदम तेज और सटीक डेटा होता है, तो वो उसका विश्लेषण करके बेहतर नीतियां बना सकती है ना। और इन नीतियों से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सही लोगों तक पहुंचती हैं, चाहे वो नए स्कूल बनाने का फैसला हो या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमना शुरू करता है तो शासन को लगातार बेहतर और बेहतर बनाता जाता है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का रास्ता आसान नहीं होने वाला।
तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखते हुए हमें इसकी चुनौतियों और सीमाओं को भी समझना होगा। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच आज भी कितनी सीमित है। और अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस डिजिटल प्रक्रिया से ही बाहर रह गया, तो जो डेटा मिलेगा वो अधूरा होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है साइबर सिक्योरिटी का खतरा। जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर देश के नागरिकों का संवेदनशील डेटा डिजिटल तरीके से जमा हो रहा हो, तो उसे हैकिंग और डेटा ब्रीच से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। और ये काम बहुत मुश्किल है। एक भी चूक लोगों के भरोसे को तोड़ सकती है। तीसरी चुनौती है लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग की। सोचिए जरा, लाखों फील्ड स्टाफ यानी वो प्रगणक जो घर घर जाएंगे, उन्हें नए डिजिटल टूल्स और ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और पेचीदा काम है। और आखिर में डेटा प्राइवेसी, एक बहुत ही मजबूत कानूनी और तकनीकी ढांचा बनाना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर नागरिक की जानकारी पूरी प्रक्रिया के दौरान निजी और सुरक्षित रहे, क्योंकि भरोसा ही इस पूरी कवायद की कामयाबी की नींव है। तो इन चुनौतियों के बावजूद चलिए एक बार फिर बड़ी तस्वीर को देखते हैं और इस जनगणना को भारत के लॉन्ग टर्म विजन से जोड़कर समझते हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? 2027 की ये जनगणना वो नींव का पत्थर है जिस पर 2030 के दशक की नीतियां बनेंगी। और यही नीतियां 2047 तक भारत को एक विकसित, एक सशक्त और एक डेटा ड्रिवन महाशक्ति बनाने का रास्ता तैयार करेंगी। ये डेटा अगले 20 सालों तक अर्बन प्लानिंग से लेकर वेलफेयर स्कीम्स तक हर चीज में हमारा मार्गदर्शन करेगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या ये डिजिटल नींव इतनी मजबूत साबित होगी कि 2047 में एक विकसित भारत की उस भव्य इमारत का बोझ उठा सके?